अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों का जिस्म जो होता है वो अकड़ जाता है। ऐसे कहते हैं कि जैसे फट्टा ही हो गया है और कोई उनको समझ भी नहीं आती कि मसला क्या है। उन्होंने कोई ऐसा ज़ोर वाला काम भी नहीं किया, अचानक सोए सोए उठे हैं। सुबह जब उठते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ शुरू होती है और कुछ दिन ही गुजरते हैं तो उसके बाद ये तकलीफ़ इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि जिस्म सारे का सारा अकड़ जाता है। जो बाजू होते हैं, टांगे होती हैं, ये काम ही नहीं करती। बल्कि अक्सर लोगों को तो ये होता है कि पेशाब के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता। ये क्या हो सकता है? पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफ्स अब्दुल रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस दोस्तों होता क्या है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, हराम मगज़ जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर जो मोहरे होते हैं, इनके अंदर सुराख होता है। जैसे ये अंदर से हराम मगज़ गुजर रही है, स्पाइनल कार्ड, और ये ऊपर ये मोहरा है, ये सिकुड़ कर इसको तंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि सारा जिस्म जो होता है हमारा, ये मेरे जो बाजू आप हिल रहे हैं, या गर्दन हिल रही है, आंखें हिल रही हैं, टांगे या जिस्म या धड़ जो होता है ये हिल रहा है, तो ये यहाँ से आसाब निकलते हैं और इसके अंदर करंट सा होता है जो मूवमेंट देता है, तहरीक देता है कि आर्गन हमारा जो है वो वर्क करे। तो जब ये टाइट होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये इसको दबाना शुरू कर देता है। यानी इसका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसकी जो आगे सप्लाई होती है वो रुकना शुरू हो जाती है। वो जिस तरफ से होती है और जिस तरफ को वो जा रही होती है, अगर वो टांग को जा रही है तो वहाँ टिंगलिंग आ जाएगी, वो सुनपन आ जाएगा। वहाँ पर बाज़ दफ़ा फुट ड्रॉप भी होना शुरू हो जाता है और टांगें जो होती हैं वो थकी थकी रहती हैं, सोई सोई रहती हैं और अकड़ी अकड़ी रहती हैं, काम नहीं करती। और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा तो पेशाब के ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहता, चूँकि जो असाब यहाँ से कमर से निकलते हैं वो वहाँ पर अपना कंट्रोल ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह ऊपर आ जाएं तो गर्दन वाले और ये कंधों वाले, बाजुओं वाले जो होते हैं, ये असाब दब जाते हैं, तो इसकी वजह से ये वर्क करना छोड़ देते हैं। इसी तरह जब कोई भी जिस जगह का ये होगा, उस जगह से ये अपना काम करना छोड़ देगा। दोस्तों, अब हम आते हैं कि ये होता किस तरह, इसका काज क्या है। इसका काज ये होता है कि अक्सर लोग हार्ड वर्किंग करते हैं और उसके साथ जो खुराक उनकी होती है वो खुराक पूरी मेंटेन नहीं रख सकते, जिसकी वजह से उनके मिनरल, विटामिन और न्यूट्रिशन जो होती है वो जिस्म की कम हो जाती है। हड्डियां जो होती हैं इनके अंदर सुकेड़ पैदा हो जाता है। जब सुकेड़ पैदा होता है तो ये लिम्बर जो होते हैं, वर्टेब्रा जो होते हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं दूसरी हड्डी की तरह। जब ये सिकुड़ते हैं तो उसको ये टाइट करना शुरू कर देते हैं और उसकी वो सप्लाई जो होती है, उसकी जो तहरीक होती है, मूवमेंट होती है, वो रुक जाती है। इसी तरह जब कोई विटामिन D3 की कमी आ जाती है, यानी जो लोग विटामिन D3 नहीं ले सकते या उनके जिस्म के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि ये प्रोड्यूस जिस्म के अंदर नहीं होता। सूरज की रोशनी जब हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती है तो जिल्द के अंदर एक केमिकल होता है, वो विटामिन D के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। जब जिगर के अंदर या किडनीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये भी काम करना छोड़ देता है, यानी विटामिन D3 जो होता है वो जिस्म के अंदर उसकी जो स्टोरेज होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या स्टोमक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये मिनरल वगैरह जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं, ये जो अब्जॉर्ब होने होते हैं जिस्म के अंदर, वो होना ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की या जितनी जिस्म की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो कम होकर अंडर न्यूट्रिशन का मरीज़ शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर जनरल वीकनेस तो आती ही है, उसके साथ साथ ये हड्डियों का जो सुकेड़ होता है ये पैदा होना शुरू हो जाता है। जब हड्डियों का सुकेड़ पैदा होता है तो ये स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का मसला पैदा हो जाता है और ये यंग लोगों में कम होता है, बच्चों में तो इंतहाई कम होता है, क्योंकि इनके जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है और इनके अंदर मिनरल, विटामिन D वगैरह जो होता है ये ज़्यादा मकदार में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी तरह ये बीमारी भी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जाती है, यानी 40-50 से अबव जो लोग होते हैं इनके अंदर ये डेफिशिएंसी भी आती है और इनकी मिनरल विटामिन की कमी भी आती है, जिसकी वजह से और
उम्र के साथ साथ ये हड्डियों का सुकेड़ पैदा होना भी शुरू हो जाता है। जैसे हमारी जॉइंट जो होते हैं इनके अंदर खला पैदा होना शुरू हो जाता है, वर्टिब्रा जो होते हैं इनके अंदर खला पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये जो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस होता है इसका उम्र के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है और ये बाई जीन्स भी होता है। जिनके वालदैन को, आबा व अजदाद को ये बीमारी होती है, अक्सर उन बच्चों के अंदर ये बीमारी आ जाती है कि उनको यंग एज में ही 25-30 साल की एज में ही ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है कि जिस पहले उनको अपना जिस्म अकड़ना शुरू महसूस होता है, जैसे ये गर्दन से, ये कंधों से, ये शोल्डर वगैरह जो होते हैं, फिर ये कमर पीछे से, और आहिस्ता आहिस्ता ये टांगों को भी फिर मुतासर करना शुरू कर देती है और अपनी शिद्दत बढ़ाती जाती है। अब हम आते हैं कि इसका जो डायग्नोज़ है वो हम कैसे कर सकें, यानी इसकी तशख़ीस जो होगी वो कैसे होगी। दोस्तों, इसकी तशख़ीस ऐसे की जा सकती है कि इसके मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं। न्यूट्रिशन का टेस्ट करवाया जा सकता है, मिनरल का टेस्ट करवाया जाता है, CBC करवाया जा सकता है, और इसके साथ साथ विटामिन D3 का टेस्ट करवाया जाए, एक्सरे करवाया जाए, जिसमें ये पता चल सकता है, और कैल्शियम जिस्म की, आयरन वगैरह की मकदार जो है, क्वांटिटी है, वो जिस्म के अंदर उसकी पैमाइश की जाए, मेजरमेंट की ली जाए, यानी इसका टेस्ट लिया जाए, तो उससे पता चल जाता है। एक्सरे से भी पता चलना शुरू हो जाता है कि हड्डियों के अंदर स्पेस आ गया है। अगर स्पेस आ गया तो ये उसका सुकेड़ होता है, यानी स्टेनोसिस की स्टार्टिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मरीज़ पैरालाइज हो सकता है, अब नॉर्मल हो सकता है, यानी वो चलने फिरने से, उठने बैठने से, यहाँ तक कि वो करवट लेने से भी अपाहिज हो सकता है, मोहताज हो सकता है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इसकी डायग्नोज भी कर ली, इसकी काजेज़ भी हमें पता चल गए, और हमने अब क्या करना है कि इसकी ट्रीटमेंट करनी है। इसकी ट्रीटमेंट कोई है? हाँ, इसकी ट्रीटमेंट है, लेकिन डॉक्टर की कस्टडी के अंदर अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी अपना कोई मकामी डॉक्टर जो आपको काबिल लगे उसके साथ कंसल्ट करें, या आप मेरे साथ ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको पूरी गाइडलाइन आपको ब्रीफ करूँगा, आपकी न्यूट्रिशन मेंटेन करूँगा, आपको डाइट प्लान दूँगा, उसके साथ साथ मैं मेडिसिन इस्तेमाल कराऊँगा। जो मेडिसिन मैं अपने क्लिनिक के ऊपर अपने मरीज़ों को अप्लाई करता हूँ, इसके साथ सिर्फ मैं डाइट प्लान देता हूँ। मेडिसिन मैं आपको बताने लगा हूँ। ये सबसे पहले जो मेडिसिन है वो आपने लेनी है जैल्सीमीमियम। जैल्सीमीमियम आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह, दोपहर, शाम इसके आपने 5-5 कतरे लेने हैं पानी के अंदर डालकर। और दूसरी मेडिसिन जो है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम आपने ये लेनी है। ये आंतों और स्टमक की बड़ी इस्लाह करती है। जो हमारे मिनरल विटामिन कम हो रहे होते हैं, यानी जो ऑब्जर्वेशन जो होती है, एब्जॉर्ब होने का जो अमल कम हो जाता है, वो तेज़ हो जाता है, फास्ट हो जाता है, जिससे हमारे जो बॉडी होती है वो गेन करना शुरू कर देती है मिनरल और विटामिन को। अर्जेंटम नाइट्रिकम आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 कतरे लें। और इसके साथ आपने प्लम्बम मेटिलिकम लेनी है, वो भी 30 ताकत में लेनी है। सुबह, दोपहर, शाम इसके 5-5 कतरे लें, पानी के अंदर डालकर। ये सब मेडिसिन आपने लेनी है। और इसके साथ साथ आपने दोस्तों हाइपेरिकम लेनी है 200 ताकत में। और ये सुबह शाम आपने 5-5 कतरे लेनी है। आर्निका आपने 200 ताकत में लेनी है। दोस्तों, इसके भी आपने 5-5 कतरे लेनी है। ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपने मिनरल विटामिन जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। इंशाल्लाह आपका ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 100%। एज भी अगर आपकी 40-50 प्लस होगी तो उसमें भी आप रिकवरेबल हैं, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। सब्र से मेडिसिन लंबा अरसा खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।